नमस्कार, प्राइम डिबेट में बहुत स्वागत है आपका। लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव कराने की सुगबुगाहट पिछले एक अरसे से चर्चा में है। लॉजिक खर्चे का है, लॉजिक सरकारी मशीनरी का समय और श्रम बचाने का है, और लॉजिक जनता को चुनाव में होने वाली बेवजह परेशानियों का है। लेकिन ज़्यादातर राजनीतिक दलों की इस तजवीज़ को लेकर त्योरियां चढ़ी हुई हैं। कांग्रेस, जिससे भारत को मुक्त कराने के नारे पर भाजपा काम कर रही है, कहती है कि इसमें भाजपा की किसी तरह की कोई नेक नियति नहीं है, बल्कि भाजपा चाह रही है कि इस बहाने वो राष्ट्रपति शासन थोपने का औजार हासिल कर ले। किसी भी प्रदेश में अगर सरकार गिर गई और चुनाव में वक्त रहा तो राष्ट्रपति शासन एकमात्र विकल्प होगा। भाजपा इस विकल्प का दुरुपयोग अपने हित साधने में करेगी। राजनीतिक दल किस तरह से इस नई कल्पना में अपना हित अहित देख रहे हैं और जनता के हित में क्या है, आज इसी पर प्राइम डिबेट में चर्चा होगी। पहले कुछ बिंदु। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने कहा कि एक साथ चुनाव से बचेगा खर्च। एक राष्ट्र एक चुनाव पर सरकार ने ईसी से पूछा सवाल। ईसी ने कहा एक साथ चुनाव कराए जाने के लिए अतिरिक्त रकम की होगी जरूरत। निर्वाचन आयोग ने विधि मंत्रालय के प्रश्नों का दिया उत्तर। ईसी ने संसद और विधानसभाओं के कार्यकाल में एकरूपता लाने के लिए संविधान संशोधन की बात कही। इसी ने 2034 तक होने वाले 4 चुनाव के लिए होने वाले अतिरिक्त खर्च की सूची तैयार की। वीवीपैट, ईवीएम व दूसरे सभी खर्चों को मिलाकर 4554.93 करोड़ होंगे खर्च। एक साथ चुनाव को कांग्रेस ने किया खारिज। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक साथ चुनाव को लोकतंत्र के विरुद्ध बताया। एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर बटे हुए हैं राजनीतिक दल। और प्राइम डिबेट में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रामलाल शर्मा जी हैं। आप विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के चौमू से। महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और सुशील शर्मा जी हमारे साथ आज कांग्रेस से पैनल में हैं। सुशील जी, देश की आम जनता का और ख़ास तौर पे बुद्धिजीवी जो तबका है उसका एक बड़ा हिस्सा भी इस बात का हामी है, इस विचार का हामी है कि एक साथ चुनाव करा दिए जाएं तो बहुत सारे फायदे होंगे। आपको किस बात का एतराज़ है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये भाजपा का एक सोची समझी रणनीति के तहत कार्यक्रम चल रहा है। कोई भी बुद्धिजीवी जो भारत के संविधान को समझता है, जो भारत के उसको संगठन को समझता है कि संघीय स्थिति हमारे देश की है, वो कोई भी इस चीज़ की हाँ नहीं भरेगा। और कोई, आप देखिए, कांग्रेस ने तो चुनाव आयोग को लिख करके दे दिया। ये संभव ही नहीं है। 5 साल संवैधानिक व्यवस्था है, 5 साल तक राज रहेगा। बीच में सरकार गिर गई तो फिर क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी टोटली इसको राष्ट्रपति प्रणाली की तरफ ले जाना चाहती है। इनका खुद का खेल जो है कि बहुत से राज्यों में इनका कोई लेना देना नहीं है, तो ये इस तरह की व्यवस्था करके पूरे देश पे काबिज रहना चाहते हैं। इनका जो सिस्टम है सारा, वो कुल मिला के ये है कि वो जो पुराने समय से राष्ट्रपति प्रणाली की तरफ ले जाएं और दिल्ली से ये सारा शासन करते हैं। जबकि भारत का संविधान में संघीय ढांचे का प्रावधान है और संसदीय प्रणाली जो है उसको ये खत्म करना चाहते हैं। उसकी ये शुरुआत ही यहाँ से करना चाहते हैं। बीच में सरकार गिर गई, बीच के अंदर तो उसको क्या 2 साल में सरकार गिर गई तो क्या आप 2 साल तक 3 साल तक राष्ट्रपति शासन रखेंगे? तो ये जो सिस्टम है ये प्रैक्टिकल है ही नहीं। संवैधानिक व्यवस्थाओं का खुला उल्लंघन इसमें होगा। आप कैसे लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार अगर गिरती है तो उसको दोबारा चुनाव बीच में क्यों नहीं हो सकते? पहले होते थे, बाद में फिर बीच में एक बार हुआ, फिर वही बात आ गई। तो कुल मिला के जो संवैधानिक व्यवस्था है, भारत के संविधान ने जो ताकत दी है, जो ऑर्डिनेंस है, उसके हिसाब से चलना चाहिए। एक ये आपने मूल समस्याओं से ध्यान हटाने का कार्यक्रम है। इधर बहस ऐसी कराते रहो, कभी मंदिर बहस कराओ, कभी संविधान एक, कभी नागरिकता पे, कभी आप जो है 3 तलाक पे। तो ये भाजपा का जो कार्यक्रम है, ये जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, महिला उत्पीड़न है, जो देश के सामने सीमा सुरक्षा का मामला है, ये चीज़ों में चर्चा नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों में काम नहीं होना चाहिए। हमें ऐसी बहस शुरू करो देश में, हर आदमी उसमें उलझ के रह जाए। सुशील जी, ये पहली बार ये विचार नहीं आया, बहुत लंबे समय से बात चल रही है। और राष्ट्रपति शासन का जो आपने कहा वो पहली बार कहा है। आपके थिंक टैंक ने अब जाकर ये सोचा? अब से पहले जितनी बार ये बातें आई आपने हमेशा ये कहकर इसको खारिज किया कि ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तो संभव तो चुनाव आयोग बता चुका है कि संभव है, हम करा देंगे, 2018 में करा देंगे। हमको 1009 करोड़ रुपए का शायद सरकार ने इसके लिए बजट भी अलग से दिया है। तो संभव की बात तो छोड़ दीजिए, राष्ट्रपति शासन का जो नया आइडिया है ये कहाँ से आया सर?
देखिए, राष्ट्रपति जब आपके पास आपकी सरकार गिर रही है और आप चुनाव नहीं कराएंगे और सरकार बन नहीं रही है, तो आप क्या करेंगे? शासन कैसे चलेगा? हाँ। तो राष्ट्रपति के अंडर में ही चला गया रे, पूरा दिल्ली के अंडर में ही चला गया शासन राज्य का। तो आज वहां क्या हो रहा है कश्मीर में? हाँ। कश्मीर में सरकार आपने समर्थन लेके गिरा दी। हाँ। अब वहां स्थिति है नहीं सरकार बनने की। हाँ। आपने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। तो ये जो स्थितियां बन रही है और देश जो भुगत रहा है इसको, तो दिल्ली में तो आ रही है ना आपकी सरकार, आप दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में तो हम आएंगे, तो आपके हाथ में रहेंगी सारी चीजें। नहीं, हम आए, पक्का आएंगे, और आएंगे तब भी हम संवैधानिक जो ढांचा है, संघीय जो ढांचा है भारत का, उसका सम्मान करते हैं। और भारत के हर राज्य की अपनी एक कल्चर है, अपना एक सिस्टम है, और पूरा देश जो है विभिन्नताओं को लेकर के एक उस पे है। तो इसको आप कहीं भी छेड़छाड़ करेंगे तो ये देश के लिए घातक होगा। ठीक है, रामलाल शर्मा साहब, कांग्रेस का यह आरोप आपकी जानकारी में है ही, और चूंकि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं इसलिए हमारे प्रदेश में बहस अभी मौजूद है, इसलिए आज इसको मैं प्राइम डिबेट में लेकर आया हूं। ये अब तक का सबसे बड़ा आरोप कांग्रेस का है कि एक साथ जो चुनाव कराना चाहते हैं आप विधानसभा के, लोकसभा के, उसके पीछे कोई आपके मन में संत भाव नहीं है कि आप देश की और जनता की भलाई चाहते हैं, बल्कि आप पूरे देश की सत्ता को अपने हाथ में ले लेने का एक औजार डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो जेपी शर्मा जी, मैं ये कहूँगा कि संपूर्ण देश की सत्ता को तो देश की जनता ने ही भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सौंप दी। 1 या 2 स्टेट इनके बचे हैं, बाकी तो पूरे देश और प्रदेश की जनताओं ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार सौंप दी। जेपी शर्मा जी, समय और परिस्थितियों के अनुसार देश की आज़ादी के बाद में कई बार संशोधन हुए हैं, और समय परिस्थितियों के अनुसार संशोधन हुए हैं, तत्कालीन परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार संशोधन हुए हैं। तो ये तो इनका, सुशील जी का ये कहना कि साहब ये वो कहते ना कि आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं, और इन आशंकाओं के जाहिर होने के बाद में इनको ये भी विश्वास है कि आने वाले 15-20 साल तक हमारा शासन दिल्ली के अंदर आने वाला भी नहीं है, इसलिए इनको ये आशंका है। और में आ रहा है। और दूसरी बात, अगर 2019 के अंदर आपका शासन आता ना सुशील जी, तो आप इस तरह की आशंकाएं जाहिर नहीं करते, राज्य के अंदर चुनाव आप इस तरह की आशंकाएं जाहिर नहीं करते, आप पहले तो इस तरीके की आशंकाएं जाहिर नहीं करते, शासन नहीं आने वाला आपको 15-20 साल कर रहे हैं। 2019 में एक साथ की बात कर रहे थे, मैंने धैर्यपूर्वक आपकी पूरी बात सुनी है। आप अपने हालत को चिंता जनक है उसको देखो, मैंने आपकी पूरी बात धैर्यपूर्वक सुनी है। आप सुनने का मतलब, केंद्र सरकार ने वादे किए वो पूरे हुए। आज बेरोजगार सड़कों पे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आपकी शैली तो मेरा गौरव की स्थिति जैसी कर रहे हो। 25 रुपए लगा जी, इस महंगाई को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कौन है? आपको तो जनता की मूल समस्याओं से मेरा गौरव कार्यक्रम नहीं है करना है, और आप मेरा गौरव कार्यक्रम नहीं है, मुद्दों से ध्यान आपको उन मूल मुद्दों से ध्यान नहीं हटाने देगी। देश की जनता में, प्रदेश की जनता में आपने जो वादे किए थे उनको लेकर के हम जा रहे हैं, और आप जब वोट लेने जाएंगे तो आपसे लोग पूछेंगे कि वो 15 लाख रुपए कहाँ है, 2 करोड़ लोगों का रोजगार कहाँ है, का मादा भी रखो, सरकार का 10 लाख का रोजगार कहाँ है। सुशील जी, सुनने का मादा भी रखो। आपने जो हालत करी है राजस्थान की, देश की, वो चिंताजनक है। इतनी भोगलाट किस बात की सुशील जी? भोगलाट नहीं है ये भोगलाट है आपकी, ये भोगलाट है आपकी, कोई जनता की आवाज नहीं है, ये आपकी भोगलाट है। विधानसभा चुनाव, जेपी शर्मा जी, नगर पालिका, देश के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव अगर होता है तो उसके अंदर समय की बर्बादी बचेगी, सरकार का पैसा, जनता के टैक्स के पैसा बचेगा। आपके कार्यकर्ताओं को दम नहीं था, आपत्ति, आपके कार्यकर्ताओं में आपका विश्वास नहीं था कि वो प्रधानमंत्री की सभा करवाएं। आपने सरकार के खर्चे पे, कर्मचारियों के, आप विशेष भटक रहे हैं। ये सब होने के बाद सुशील जी, ये सब होने के बाद भी आप जनमत खो चुके हैं सर, ये सब होने के बाद भी खो चुके हैं। इतना होने के बाद तो इससे जनमत वापस मिल जाएगा क्या? कार्यकर्ताओं एक साथ चुनाव कराने पर जनमत वापस मिल जाएगा क्या सुशील जी? इतना ही कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है तो एक साथ चुनाव कराना, कोई जनमत नहीं है। कल ये चुनाव करा लें, जनता इनको विपक्ष से बैठा देगी, चाहे दिल्ली की बात हो चाहे राजस्थान की बात हो। बढ़िया है, पूरे देश में एक साथ बैठने दीजिए इनको विपक्ष में, पूरे देश में चल रही है, पूरे देश में एक साथ विपक्ष में बैठने दीजिए ना फिर इनको। जो आपने जुमलेबाजी की है, चलिए अब जवाब दे रहे हैं, अब रामलाल शर्मा का जवाब सुन लीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर, भावनाओं के साथ आपने हमला किया है, ठीक, आपने जो स्थिति दुर्दशा इस देश की करी है कोई नहीं भूल सकता। अब रामलाल शर्मा को जवाब प्रधानमंत्री आप जवाब देने दीजिए, आप जवाब देने दीजिए। सस्ता हो रहा है, सुशील जी आप जवाब देने दीजिए। हाँ बोलिए रामलाल शर्मा बोलिए। जेपी शर्मा जी, मैं ये कहूंगा कि एक राष्ट्र और एक चुनाव अगर प्रणाली लागू होती है तो उसके अंदर समय की बर्बादी जो होती है वो बचेगी। आचार संहिता बार बार लगती है, आचार संहिता बार बार लगने की वजह से विकास के जो आयाम स्थापित होने चाहिए वो नहीं हो पाते, उनके अंदर ब्रेक आते हैं, टेंडर प्रक्रियाओं के अंदर विलंब होता है। कई बार देश के अंदर अलग अलग स्टेटों के अंदर इस प्रदेश स्तरीय जो परीक्षाएं आयोजित होती है उन परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ता है। तो मेरा और मेरी पार्टी का ये मत है कि अगर देश के अंदर एक साथ चुनाव है तो इनको एडिशनल व्यवस्थाएं कुछ करने की आवश्यकता नहीं, एक ईवीएम मशीन और रखने की आवश्यकता है। बाकी तो देश के अंदर जो खर्चा होता है चुनाव का वो उतना ही खर्चा है।
एक्स्ट्रा ईवीएम मशीन खरीदने का या ईवीएम की व्यवस्था करने का इतना ही खर्चा होगा। मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसी दूसरी इन्होंने आशंका जाहिर की राष्ट्रपति शासन लागू होने की, आप पिछले 10 साल का इतिहास उठा के देख लो, किसी भी प्रदेश के अंदर कहीं पर भी 1 या 2 महीने से ज्यादा लंबा राष्ट्रपति शासन रहा ही नहीं। किसी न किसी गठबंधन के आधार के ऊपर बहुमत कोई ना कोई साबित करता है। अगर एक्स पार्टी विड्रॉ करती है तो वाई पार्टी उसके समर्थन में आके और आराम से सरकारें बनती है। तो इनकी जो आशंका है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो गए 3-3, 4-4 साल तक राष्ट्रपति शासन चलेगा, मुझे नहीं लगता इतना लंबा राष्ट्रपति शासन चलेगा, क्योंकि लोकतांत्रिक पद्धति के अंदर अनेक समूह मिलके या जिनको हम पार्टियां कहते हैं वो मिलके समर्थन मिलके भी सरकारें बनती है, सरकारें बनती है। इसको लेकर कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, इसको लेकर तो कुछ भी क्लैरिटी नहीं है कि आखिर इसका रास्ता निकाला क्या जाएगा। लेकिन अगर कहीं मध्यावधि चुनाव हुए तो बाकी समय में क्या किया जाएगा? क्या 2.5 साल के लिए सरकार बनाई जाएगी, 2 साल के लिए सरकार बनाई जाएगी? लेकिन तो देखना होगा। जेपी शर्मा जी, जितना हम देश के प्रति अच्छा सोच सकते हैं तो हम तो अभी अच्छे की हम कल्पना करें, बुरे की कल्पना अभी क्यों करें? तत्कालीन समय परिस्थिति जो आएगी उसके अनुसार निर्णय करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से अगर एक साथ चुनाव होते हैं, क्योंकि अभी 2018 के अंदर 4 राज्यों के चुनाव है, 2019 के अंदर करीबन 8-9 राज्यों की और चुनाव है, तो अगर 6 महीने बाद में 6 महीने पहले अगर चुनाव होते हैं तो मेरे ख्याल से कोई संवैधानिक बाधाएं उत्पन्न नहीं होगी। और जैसी ये आशंका जाहिर कर रहे हैं वो आशंका भी नहीं रहेगी। ठीक बात है। अच्छा महेश शर्मा जी, आप महेश शर्मा जी, 6 महीने पहले चुनाव क्यों नहीं करा लेते आप? अरे 6 महीने पहले कराए थे ना 2004 में, तो क्या हुआ शाइनिंग इंडिया का? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जल्दी चुनाव करा करके जीतना चाहते हैं? हाँ, तो फिर तो ये कैसे कहा जा सकता है कि ये जीत की गारंटी है पहले चुनाव कराना? महेश शर्मा जी, मुझे समझाइए कि ये जो एक साथ चुनाव कराने की जो कल्पना है, इसको लेकर के इस तरह का इंप्रेशन आखिर क्यों बना हुआ है कि कांग्रेस के लिए ये पराजय की और हमेशा विपक्ष में बैठने की गारंटी है और भाजपा के लिए जीत का सबसे बड़ा औजार है, जीत की सबसे बड़ी गारंटी है? ऐसा इंप्रेशन कैसे बना हुआ है? नहीं, देखिए, जहाँ तक है, पहले तो ये सवाल उठा कि लोकतंत्र को खतरा है। मैं ये सोच रहा हूँ लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। अगर लोकतंत्र को खतरा होता तो आज़ादी की बात से लेकर के 1970 तक के मतलब जो चुनाव हुए हैं तब तक कोई खतरा पैदा नहीं हुआ था। बाद में जो है, जो जिस तरह से बांग्लादेश का युद्ध हुआ और उसके बाद में जिस तरह से सरकार गिरी और मध्यावधि चुनाव के लिए फिर इंदिरा जी ने आहूत किया। और ये कहा जाता है कि प्रीवी पर्स बंद किए थे, उसका फायदा लेना था उनको उस चुनाव में। इसके बाद में 1977 के अगर आप आए तो 1977 में जो आप जनता पार्टी की सरकार बनी और बाद में वो भंग हो गया, तो 1980 के अंदर और वापस से नए सिरे से चुनाव हुए। और ये सारी घटनाएं होने के बाद में भी बीच बीच में जो गठबंधन की सरकारों का गिरना वगैरह ये सब चलता रहा, यहाँ तक कि आपको अटल बिहारी वाजपेयी का 13 दिन का शासन, 13 माह का शासन, उसके बाद में ये सारी जो व्यवस्थाएं जो है जो इस तरह से होती रही है। और ये सब का, और इस दौरान भी दोनों राज्य और केंद्र सरकार के जो अपने अपने चुनाव होते रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर मान लीजिए, जैसे कि अभी रामलाल जी ने कहा कि अगर 2019 में जो चुनाव हो रहे हैं विभिन्न विधानसभाओं के और 2018 के एंड में हो रहे हैं, अगर इन दोनों को मिला करके और लोकसभा चुनाव भी करवाया जाए, एक नया प्रयोग होगा। एक साथ मतलब क्या कहता है ना, अगर 8-3-11 राज्यों का मतलब करीब आधे देश में अगर एक साथ चुनाव हो जाए तो एक नज़ीर भी बनेगी और आने वाले दिनों में सोचा जाएगा। लेकिन विरोध में क्यों है दूसरे जो दल हैं और जो समर्थन में है जो दल, उनके अपने अपने इंटरेस्ट है, उनके अपने अपने राजनीतिक हित साधन की बात है। अब जैसे आप ये देखिए कि सपा क्यों चाहती है कि एक साथ चुनाव हो, क्योंकि उसे मालूम है कि यूपी में अगर चुनाव हो जाएंगे तो वापस वो सत्ता में आ जाएगी और बसपा भी ये चाहेगी। तो ये जो चीज़ है, और जदयू चूंकि वो विशेष राज्य के इन दिनों मतलब क्या मांग कर रहा है, तो वो भी ये चाहता है कि मतलब इसी बहाने मतलब हमारा भी, क्योंकि उनके भी 2019 में चुनाव ड्यू हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने अपने ये समर्थन में भी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, ये कंसेप्ट पे सबसे पहले अगर कोई विचार हुआ है तो उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव हो। उस दौरान एनडीए की भी सरकार थी, उसके बाद में मतलब यूपीए की सरकार भी बनी। तो इन सब चीज़ों पर उस दौरान विचार विमर्श हुआ था। लेकिन अगर आप समय की बात करें, बचत की बात करें, पैसे की बचत की बात करें और साथ साथ ही देश के विकास की बात करें, तब तो ये जो है इस पर एक बार सभी राजनीतिक दलों को इस पर सोचना चाहिए। ठीक बात। और ये अच्छा प्रस्ताव भी है। लेकिन
अगर संवैधानिक बात, जैसे कि शर्मा जी ने कहा कि संवैधानिक बात है, तो एक जिन्होंने अभी तक जो जिनकी 5 साल का टर्म नहीं है राज्य के, तो उनका तो हक मारा जाता है संवैधानिक का। तो इसकी और भी ध्यान रखें कि ऐसी कोई बीच की कोई रास्ता निकाला जाए जिससे कि ये आगे कार्रवाई हो सके। बिल्कुल ठीक बात है। सुशील शर्मा जी, ऐसा कहा जाता है कि 2 आशंकाएं आपको हैं, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि नरेंद्र मोदी में अभी भी जादू बचा हुआ है और उनकी अपील आपको नुकसान पहुंचाएगी देश भर में, राष्ट्रव्यापी, अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो। दूसरी बात, भाजपा देश की भलाई कर देने का एक बहुत बड़ा कदम उठा लेने का श्रेय ले लेगी, आप देखते रह जाएंगे, लोगों को ये लगेगा कि देखिए इतना बड़ा फैसला भाजपा ने किया और इसका क्रेडिट लेकर के वो उसका राजनीतिक फायदा उठाएगी। ये 2 आशंकाएं जिसके चलते आप विरोध कर रहे हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है, जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो लोगों में गलतफहमी है। भाजपा में को ये लगता है कि उनके नेतृत्व में एक साथ चुनाव होंगे तो देश में वो सब जगह काबिज हो जाएंगे, जबकि ये सबसे बड़ा धोखा है। समय आने पे इसका जवाब जनता देगी, तो इस धोखे का स्वागत करना चाहिए ना, जनता उसका जवाब देगी। और रही दूसरी बात, ये श्रेय लेने वाली ऐसी कोई बात नहीं, पहले भी एक बार कोशिश की है, अल्टीमेट फिर वापस वही स्थिति आ गई। तो संवैधानिक जो नियम है, संवैधानिक जो पालना है, 5 साल का उसका कार्यकाल है, उसको 5 साल तक कैसे स्टैंड करेंगे? आपस में मतभेद हो गया, पूर्ण बहुमत नहीं आया, सामूहिक रूप से किस तरह से आपने देखा कि केंद्र सरकार ने पद का दुरुपयोग किया, जब संयुक्त रूप से मिलकर के वहां जाके समर्थन कर दिया, बहुमत साबित कर दिया, उसको आपने नहीं बुलाया और फिर दूसरे आदमी को बुलाया, फिर आपको इस्तीफा देना पड़ा। तो ये जो स्थितियां हैं, खरीद फरोख्त होती रही और देश देखता रहा आपके सामने, जहां आपका बहुमत ही नहीं था वहां आपने खरीद फरोख्त पूरे सरकारें बना ली। तो ये ऐसा चरित्र वाले नेता, ऐसे चरित्र वाली पार्टी ये कैसे कह सकती है कि देश को एक कैसे कह सकते हैं? रामलाल शर्मा जी, जवाब दीजिए। बड़ा वो करेगी। आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी का करिश्मा अभी भी है और आप उसको बुला लेंगे पूरे देश में? जिस पार्टी की स्थिति क्षेत्रीय दलों की हो गई, वो राष्ट्र के बारे में क्या सोच पाएगी? वो सोच भी नहीं सकती, क्योंकि आज सुशील जी जो सत्य है उसको स्वीकार करो। आपके केंद्रीय नेतृत्व किसी भी प्रदेश में 5 वोट डलवाने की स्थिति में नहीं है। आपके केंद्रीय नेतृत्व की में आपके केंद्रीय नेतृत्व में इतनी ताकत नहीं है कि किसी प्रदेश में 5 वोट डलवा दे। आपके दल की स्थिति क्षेत्रीय दल से भी बुरी हो चुकी है। आप बहुत बड़ी गलत मैं कह रहा हूँ आपको, आपका बिल्कुल नकार दिया। कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर नहीं रही, पूरी ताकत के साथ मिले, बिहार के अंदर नहीं रही, यूपी में नहीं रही, महाराष्ट्र में नहीं रही, कहां है कांग्रेस पार्टी? आपकी स्थिति तो क्षेत्रीय दलों से भी बुरी हो गई, फिर आशंका किस बात की है? आप आओ ना, आप स्वागत करो ना, धोखा हुआ है। आप तो स्वागत करो ना कि हम एक साथ चुनाव कराने के लिए सहमत हैं। आओ तो सही। डर किस बात का है? वादों में डर किस बात का है? वोट दे दिया। जेपी शर्मा जी, डर इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों से भी बदतर स्थिति हो गई। इनके पास कोई जनाधार नहीं है, कोई इनके नेतृत्व में चमत्कार नहीं है, इनके नेतृत्व को कोई स्वीकार नहीं करता, इनके नेताओं को कोई स्वीकार नहीं करता, इनके नेताओं पर डर किसी कार्यकर्ता में नहीं है। राज उखाड़ती है, आपको गलतफहमी है। मोदी जी राज बनाते हैं, राज बनाती है, हम जनता का काम करते हैं, इसलिए हमें विश्वास है कि जनता हमें चुनती है, खींच लेती है, राज तिलक हटा देती है। शर्मा जी, जनता से जो वादे किए वो पूरे करो और आम समस्याएं जो आदमी गिरा हुआ है उसकी समस्याओं का निराकरण करो। महेश शर्मा जी, हाँ जी, ये तो ठीक है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं पूरे देश के, विधानसभाओं के और लोकसभा के, तो जो क्षेत्रीय राजनीति का दखल या वर्चस्व देश में जो भी बढ़ता जा रहा है उस पर लगाम लगेगी, राष्ट्रीय मुद्दे हावी होंगे, राष्ट्रीय मुद्दों की ही पूरे देश भर में बात होगी, उन्हीं के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। मतलब राजनीति से जो क्षेत्रवाद, क्षेत्रीयता जो बढ़ती जा रही है, रीजनल वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, वो खत्म हो जाएगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि क्षेत्रीय दलों का दबदबा खत्म हो गया। साथ साथ ही एक और बात है, वो ये है कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, जितने नेता जो सिर्फ पूरे 5 साल तक चुनाव में उलझे रहते हैं, देश के विकास में आगे किस तरह से आगे बढ़ा जाए उसके लिए मतलब कोई सोच नहीं हो पाती है। हर और कहीं आचार संहिता लगती है तो आप निश्चित रूप से कहीं कोई अच्छा फैसला भी नहीं ले सकते, हाथ पे हाथ बांधे रहना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में और साथ साथ ही कि हर बार जितनी बार चुनाव होते हैं पैसा तो खर्च हो रहा है। आज हम चुनाव लड़ रहे हैं, आज से अगले साल पर चुनाव लड़ेंगे, उससे तो खर्चा तो बढ़ता ही जाएगा, आर्थिक आपके खजाने पे बोझ पड़ेगा जी। और एक बार एक काम पूरा हो जाए पूरे देश में और हो जाता है तो उससे एक ये सहूलियत है जनता के लिए भी कि आए दिन मतलब क्या होता है ना, जिस तरह की जो चुनाव में शोर शराबे और अन्य कार्य, जनता भी परेशान। ये भी है कि अब फिर चुनाव आ रहे हैं, फिर 3 तरह के स्तर के चुनाव होते हैं। आपके
लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका, पंचायत और सहकारी, मतलब कई तरह के ऐसे चुनाव होते हैं जिसकी वजह से परेशानी होती है। तो छोटे लेवल वाले हैं जो पंचायत है या वगैरह, उनका भी एक शेड्यूल पूरे देश में बनाया जा सकता है। नगर पालिका का शेड्यूल भी वो बाद में किया जा सकता है, लेकिन मोटे जो बड़े राज्य और ये विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति की बहुत जरूरत है। हालांकि जोखिम जो बीजेपी के लिए है वही जोखिम मतलब कांग्रेस के लिए भी है। अगर मान लीजिए कांग्रेस की भी सरकार वापस लौटा दे, जैसा कि आप सुशील जी कह रहे हैं, तो ऐसी सूरत में अगर जोखिम में, राजनीति में जोखिम ही आता है सब कुछ, क्योंकि अगर ये जोखिम नहीं होता तो क्यों ये उपचुनाव, ये मध्यावधि चुनाव की क्यों मतलब क्या कहते हैं घोषणाएं करनी पड़ी है। सही बात है। ठीक, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही।